कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। जो 7 लोग थे उनको दोषी ठहराया जा रहा था। जो लोग ये कहते आ रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कहीं ना कहीं अब उन्हें भी अपना जवाब मिल गया है। बीते दिन संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद खबरों में, सोशल मीडिया पर सब जगह तहलका मच गया। उन्होंने कहा था कि देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जिससे कांग्रेस समेत कई लोगों को आपत्ति भी हुई थी। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद अब मुंबई की NIA कोर्ट की तरफ से उनके इस बात पे कहीं ना कहीं अब मोहर लग गई है। वो कैसे, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह का वो संसद वाला बयान सुनिए। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो RSS ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम अब बताते हैं कि अमित शाह के इस बयान को और बल कैसे मिला। दरअसल 2008 के मालेगांव बम धमाके पर मुंबई की NIA स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई थी। इस मामले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को दोषी ठहराया जा रहा था। उनको बताया जाता था कि वो इस बम धमाके के आरोपी है, लेकिन आज कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बर्जत बरी कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है इस खबर पर, जब से इन 7 आरोपियों को बरी किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ना बम RDX और ना कैसे मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी बरी हुए। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गए इस मामले पर। और अब ये मामला क्या था, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताएंगे कि अमित शाह को कैसे इस मामले पर बल मिला और अमित शाह के बयान की कैसे चर्चा इस मामले के बाद, कोर्ट के इस फैसले के बाद तेज हो गई। दरअसल 29 सितंबर 2008 को यूपीए की सरकार के वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके हुए। ये धमाके रमजान के महीने में किए गए थे। एक धमाका मस्जिद के पास और दूसरा एक बाजार में किया गया था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। हमले में पहले किसी आतंकवादी संगठन के शामिल होने की खबरें सामने आई, लेकिन एक मोटरसाइकिल की वजह से पूरी कहानी पलट गई। इसमें पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत कई नाम सामने आए। धमाके करने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें RDX लगाया गया, जिससे धमाका हुआ था। धमाके के दौरान रोजेदार इफ्तार कर रहे थे। इस हमले की जांच की जिम्मेदारी ATS को दी गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आते रहे। मोटरसाइकिल के नंबर से पता चला कि ये प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी, जिसके बाद जांच में कई और नाम सामने आए। उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित का नाम सामने आया, फिर कई और लोगों के सामने आए इस मामले में नाम। अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि जज ने क्या फैसले सुनाए हैं, कोर्ट ने क्या कुछ इस मामले पर कहा है। आपको पॉइंट वाइज बता देते हैं कि कोर्ट की तरफ से या जज के फैसले में क्या कुछ कहा गया है। ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जज ने फैसले में क्या कहा। जज ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि बम मोटर बाइक में प्लांट किया गया था, बम कहीं और भी रखा गया हो सकता है। RDX को ट्रांसपोर्ट करने का सबूत नहीं है, मतलब जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि RDX को ट्रांसपोर्ट किया गया था, उसके कहीं सबूत नहीं पाए गए हैं। और ये खबरें दोस्तों पहले से भी आ रही थी कि इस मामले में कोई सबूत सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उन 7 आरोपियों को कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा रहा था कि वही इस मामले में शामिल है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर से RDX लाया गया, इसका भी सबूत नहीं है। मतलब ये जो आरोप लग रहा था कि कश्मीर से RDX को लाया गया है, उसका भी कहीं कोई सबूत नहीं पाया गया। किसने और कैसे मोटर बाइक पार किया था, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि स्पॉट पंचनामा करते वक्त घटना के बाद जो हंगामा हुआ, उस दौरान वहां के पत्थर को
सीज नहीं किया गया था, फिंगर सैंपल नहीं कलेक्ट किया गया, जो सबूत कलेक्ट किए गए वो कंटामिनेट हो सकते हैं। यानी कि जब इस मामले की जांच की जा रही थी तो ना ही उसके फिंगर सैंपल लिए गए और ना ही वहाँ के जो पत्थर थे, जो मतलब जो सबूत होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, ना ही उनको सीज किया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, जांच पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगला पॉइंट मैं बता देती हूँ, बाइक का चेसिस वाइप आउट नहीं किया गया था, इसको रिस्टोर नहीं किया गया। साध्वी बाइक की मालिक जरूर है, लेकिन बाइक उसके पोजीशन में था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जज ने फैसला सुनाते हुए तमाम जो पॉइंट्स हैं इस मामले पर सामने रखे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है कि एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। मतलब ये कहीं कहीं साबित नहीं हो पाया है कि जो बम था वो मोटरसाइकिल में ही था। इसके आगे, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोट को रखने या असेंबल करने का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। मतलब कहीं ना कहीं जांच में भी कमी थी और कहीं ना कहीं नहीं, काफी कमियां थी जिसके कोई सबूत मिले भी नहीं है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। मतलब घायलों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही थी, 101 बताई जा रही थी, लेकिन आखिर में पता चला कि घायलों की जो संख्या थी वो 101 नहीं थी, वो 95 थी, यानी 95 थी। और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स में हेरा फेरी की गई। आप गौर कीजिए इस बात पे, यहाँ पे मतलब इस मामले में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से घपलेबाजी चल रही थी। मतलब जबरन ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ये फैसला सुनाया गया है दोस्तों, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जबरन इन जो 7 लोग थे उनको दोषी ठहराया जा रहा था। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में भी हेरा फेरी की बात सामने आई है। सभी गवाहों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। दुनिया का कोई भी धर्म आतंक की बात नहीं करता है। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब मैं आपको एक बार टाइमलाइन के जरिए बता देती हूँ कि इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या कैसे चल रहा था जब से ये मामला शुरू हुआ। देखिए, 29 सितंबर 2008 को रात 9:30 बजे ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद ब्लास्ट से 6 लोगों को गई थी, 100 से अधिक घायल हुए थे। मामले में कुल 332 गवाहों ने बयान दिए थे। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। उसके बाद फिर 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर अरेस्ट हो जाती है। इस मामले में जो भी उनके सामने ये सबूत पेश किए जाते हैं, जो भी मामला बताया जाता है, प्रज्ञा ठाकुर को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है इस मामले में। फिर 5 नवंबर 2008 की बात, जब कर्नल पुरोहित को भी अरेस्ट किया जाता है। फिर इस मामले में 5 नवंबर 2008 को कर्नल पुरोहित का नाम सामने आता है, जिसके बाद उन्हें भी प्रज्ञा ठाकुर के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। 2008 में हिंदू संगठनों के नाम सामने आए। फिर इसमें ये कहा जाता है कि इसमें कई हिंदू संगठन भी शामिल हैं। 2008 में ये नाम भी सामने आए जिसमें इन्हें दोषी ठहराया गया। फिर उसके बाद 2008 के 26/11 हमले में हेमंत करकरे की हो गई। 2011 में केंद्र सरकार ने जांच एनआईए को सौंप दी और 2017 में सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए। फिर 2019 में प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा की सांसद बन गई और अब आखिरकार 31 जुलाई 2025 को प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। इस फैसले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान, जो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, को एक नई ताकत दे दी है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग शाह के इस बयान को मामले से जोड़कर देख रहे हैं। मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। लोग कह रहे हैं कि कल ही तो अमित शाह ने ये कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और आज मुंबई की एनआईए कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और ये जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको भी कहीं ना कहीं अपना जवाब मिल गया। बालियान एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अमित शाह ने कहा है ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो बस एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट में फंसाए गए सभी 7 हिंदुओं को बेइज्जत बरी कर दिया है। बस इसलिए चाहिए मोदी सरकार। अब देख सकते हैं आप किस तरीके से सोशल मीडिया पर अमित शाह को सपोर्ट किया जा रहा है, मोदी सरकार को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं लोग। दूसरे वेद प्रकाश तुगनायत, ये सोशल मीडिया यूजर हैं, वो ही लिखते हैं भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हुआ
अमित शाह जी ने कल ठीक कहा था कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकते। मालेगांव ब्लास्ट में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 7 देशभक्तों को बरी कर दिया। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर है प्रभाकर कुमार, वो लिखते हैं मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बरी किया। आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का नाम शामिल था। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, #मालेगांव ब्लास्ट। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर है अरविंद, वो लिखते हैं मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि जिस मोटरसाइकिल में बम रखे गए थे वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और ना ही ये साबित हो सका कि बम कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ही बनाए थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीर साझा की हैं जिसमें कर्नल पुरोहित सिंह आपको दिखाई दे सकते हैं। ये कर्नल पुरोहित सिंह है और ये है प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अमित शाह के बयान को इस मामले से जोड़ना शुरू कर दिया है और लोग मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सनातन की जीत हुई है, और जो लोग ये कहते आ रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कहीं ना कहीं अब उन्हें भी अपना जवाब मिल गया है। प्रज्ञा ठाकुर का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये भगवा की जीत है। इसके अलावा तमाम नेताओं के इस मामले पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। रवि किशन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, और भी प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो गई है जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।